capacitor connected in parallel. LC oscillator consists of inductor and capacitor connected in parallel. इसका जो डायग्राम बनेगा inductor and capacitor connected in parallel and two keys K1 and K2 are used. पहले समझ लो फिर लिखते हैं. पहले हमने K1 को प्रेस किया, K2 को ओपन रखा. K2 को ओपन रखा मतलब अभी इंडक्टर कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ बैटरी कैपेसिटर के क्रॉस लगाई है. कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगाएंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का Vm है तो जैसे मैंने सर्किट बनाया है उसके अकॉर्डिंगली ये प्लेट जो है ये और ये नेगेटिव और इस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी CVm. एक बार हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया, फिर हमने बैटरी हटा दी. अगर कैपेसिटर को फुली चार्ज करके बैटरी को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर पे चार्ज के कारण, तो कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज. कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी. t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. कैपेसिटर फुली चार्ज है और अभी इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही. अगर कैपेसिटर फुली चार्ज और करंट अभी फ्लो करना शुरू नहीं हुई t इज इक्वल टू 0 पे, तो इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कितनी? Q²/2c. करंट फ्लो नहीं कर रही तो कोई मैग्नेटिक एनर्जी इनिशियली नहीं है. हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है. इस पे चार्ज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड और मैग्नेटिक एनर्जी 0. जब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, करंट फ्लो करेगी तो इंडक्टर करंट को एकदम से बढ़ने नहीं देगा, बिकॉज इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस चेंज. तो ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करेगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगी.
अब जब करंट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज आएगी जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया। बेसिकली अगर हम करंट को ऐसे मार्क करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे जा रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होता गया, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कम होता गया, क्योंकि नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है ना, तो वो नेगेटिव कम होता जाएगा। जैसे मैं इनिशियली बोलूँ इस पे से 10 था, इस पे -10 था। अब अगर इसमें से 2 कूलम चार्ज निकाल के नीचे वाली प्लेट को दे दिया तो 8 और -8 रह गया। तो बेसिकली जब करंट फ्लो करेगी कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कम होता जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें जो ग्रोथ ऑफ करंट है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? L और C दे आर इन सीरीज और पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल में सेम क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो रहा है या फिक्स्ड है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो दैट मीन्स इंडक्टर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? L di/dt। L तो फिक्स्ड है बिकॉज L डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, डायमेंशंस, मीडियम, तो L तो चेंज नहीं हो रहा। जब EMF कम होगी मतलब di/dt कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट कांस्टेंट नहीं है। कुछ टाइम के बाद जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया तो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इंडक्टर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 क्योंकि वो पैरेलल में है। अब इंडक्टर की प्लेट्स के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो इंडक्टर में करंट कम होना शुरू होगी। कम भी एकदम से नहीं हो सकती, तो हम लेंगे कि टाइम t इज टू t/4 में इसमें करंट मैक्सिमम हो गई। सो लेट इट बी I0। ये डिस्चार्ज हो गया तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 और मैग्नेटिक एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हो गई? कल ड्राइव किया था फॉर्मूला, ½ Li0²। अब करंट कम होनी शुरू हुई, 0 नहीं हुई, करंट अभी ऐसे ही फ्लो कर रही है। कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया था, करंट अभी भी फ्लो कर रही है, मतलब कौन सी प्लेट को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है? नीचे वाली को। तो करंट धीरे धीरे कम हो रही है, तब तक ये कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, बिकॉज ऊपर वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकाल के नीचे वाली प्लेट में दे दें तो ऊपर वाली नेगेटिव चार्ज होगी, नीचे वाली पॉजिटिव चार्ज। T/2 पे हम कहेंगे कि इंडक्टर में करंट 0 हो गई, करंट धीरे धीरे कम होते होते 0 हो गई। जब करंट 0 हो गई तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी, और वो एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गई, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई। इसके बाद फिर से यही प्रोसेस। अब कैपेसिटर की लोअर प्लेट पॉजिटिव, अपर नेगेटिव, कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? पहले अगर क्लॉकवाइज थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज। जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट फिर से मैक्सिमम, एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0। पूरा साइकिल कब? तो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू कैपिटल T पे हम दोबारा वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। एजम्पशन क्या ली हमने इस सारे में? एनर्जी तो चेंज हो रही है, पहले इलेक्ट्रिकल थी, फिर मैग्नेटिक हो गई, फिर इलेक्ट्रिकल हो गई, फिर मैग्नेटिक हो गई। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑसिलेट कर रहा है, पहले मैक्सिमम था, फिर 0 हो गया,
फिर डायरेक्शन बदल गई, मतलब आप कह सकते हो अपर प्लेट को अगर हम देखें, पहले अपर प्लेट पे चार्ज क्यू था, सेकंड डायग्राम में अपर प्लेट पे चार्ज जीरो, थर्ड प्लेट में, थर्ड केस में माइनस क्यू। तो मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है क्यू से माइनस क्यू के बीच में, एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है। किस अजम्पशन को यूज किया? कि हमने एज्यूम किया कि नो एनर्जी लॉसेस आर टेकिंग प्लेस। अदरवाइज सर्किट में जब भी करंट फ्लो करेगी हीट एनर्जी लॉस होंगे, हीट एनर्जी लॉस होंगे तो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हीट की फॉर्म में चेंज हो गई। ऐसी ऑसिलेशंस जहां पे एनर्जी कम हो रही हो दे आर कॉल्ड, 11th में ऐसी ऑसिलेशंस को क्या कहते थे? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस अगर याद है तो आपने एम्पलीट्यूड का ग्राफ ऐसे बनाया था, कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन धीरे धीरे कम हो जाता है और जीरो हो जाता है। अगर मेरे को अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक बॉडी में डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, आई वांट अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, तो क्या करना पड़ता है? नहीं, जनरल फिजिक्स पूछ रहा हूँ मैं, सर्किट वर्किट छोड़ो, वो तो अभी नहीं पता चलेगा। जनरल अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो एंड यू नीड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, तो आप क्या करते थे? जितना एनर्जी लॉस है वो कंपेंसेट कर दो किसी वे में। अगेन जैसे आप बचपन में स्विंग का एग्जांपल हो, आप स्विंग पे बैठे हो, तो अगर आपको कोई पीछे से पुश नहीं कर रहा, एक बार धक्का मार के मतलब पीछे लाके छोड़ दिया, वो धीरे धीरे अपने आप रुक जाएगी, बिकॉज एनर्जी लॉस हो रहा है। बट अगर आपका फ्रेंड पीछे खड़ा है, जब आप आगे जाने लगते हो थोड़ी सी एनर्जी और दे देता है, तो आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यही करते हैं हम। डिवाइस एक पढ़ेंगे आगे जाके लास्ट चैप्टर में, ट्रांजिस्टर। तो जितनी एनर्जी कम होगी वो उसको कंपेंसेट करती जाएगी ताकि हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आ जाए। तो ये तो मेथड हो गया। अब इसमें अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है तो कैसे निकाल सकता हूँ? एसएचएम में टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, या ओमेगा कैसे निकालते थे? एनर्जी मेथड क्या था? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी मेथड क्या था? नहीं, एनर्जी मेथड क्या था? दो थे ना, एनर्जी मेथड 1, एनर्जी मेथड 2। एसएचएम की कंडीशन क्या होती है जनरल? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेस में क्या था? डिस्प्लेसमेंट, जो ऑसिलेट कर रही है, बढ़ रही है कम हो रही है। एनर्जी मेथड होता है कि अगर हम एज्यूम करें कि कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो मैंने स्टेजेस ली, T0 पे, T/4 पे, T/2 पे, 3T/4 पे, एट रैंडम, बीच में कोई भी सिचुएशन, एनर्जी कितनी होगी? कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिकल होगी, कुछ मैग्नेटिक होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिकल जैसे धीरे धीरे कम हो रही थी और मैग्नेटिक बढ़ रही थी। तो बीच में एक स्टेज आएगी जिसमें हम बोले कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू और करंट आई, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? यही होगी टोटल एनर्जी। जब कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है और इंडक्टर में करंट आई है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और ये मैग्नेटिक। बिकॉज हम एज्यूम करते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसके डिफरेंशिएशन जीरो होनी चाहिए, Q²/2C की डिफरेंशिएशन। हाफ Li² की डिफरेंशिएशन। एंड दिस शुड बी, ये टर्म को कैंसिल कर सकता हूं मैं, बिकॉज I इज dQ/dt। ये टू कैंसिल, क्या बचा?
डी बाई डी टी इज आई इज तो क्या आ गया ये? सही है यहां तक? एस एच एम की इक्वेशन आपने मेरे को बोली, ए इज इक्वल्स टू ए इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, सिर्फ एक्स की जगह क्यू है और ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/LC, माइनस तो दोनों में है, ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/LC, तो वी कैन से कंपेयरिंग ओमेगा इज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसका रेसिप्रोकल, बिकॉज टाइम पीरियड इज 1/f, तो इतने टाइम के बाद दोबारा से वो इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। यूज कहाँ होता है ऑसिलेटर? एसएचएम की जनरल इक्वेशन क्या थी? मैं इसमें कह सकता हूँ चार्ज वेरी सिंपल हार्मोनिकली, क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं मैथ्स में? नॉन मेडिकल हार्मोनिक फंक्शंस तीन पढ़े हैं आपने +1 में। एक साइन, एक कॉज, और तीसरा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉज क्या होता है? अरे पढ़ के आयो पूरा चैप्टर? नहीं, मैं अभी बताऊंगा तो याद आ जाएगा। cos ओमेगा डी प्लस एओटा साइन ओमेगा डी इज ई रेज टू बाय एओटा ओमेगा डी, सिस फंक्शन पढ़ा है ना? तो फिर एस एच एम को आप तीन फंक्शंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, cos थीटा, साइन थीटा या ई रेज टू बाय एओटा थीटा। मैं हमेशा बोलता हूँ मैथ्स इसलिए पढ़ाते हैं ताकि फिजिक्स समझ में आ जाए। नहीं तो आपको क्या लगता था कम्प्लेक्स नंबर कहाँ यूज करोगे लाइफ में, जो है ही इमेजिनरी। सो यू कैन ड्रॉ दीज डायग्राम्स, फिर लिखते हैं, पंचो बना लो। मतलब वो शुरू में लिखे हैं, K1 को प्रेस करके चार्ज कर लिया, फिर हटा दिया, फिर K2 प्रेस करके नीचे के सारे डायग्राम। पहले K1 प्रेस किया, कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया, फिर इसे हटा दो, तो यही सर्किट बचा बस। ऑसिलेटर का एक्चुअल में मतलब पता है क्या होता है? व्हेन वी से ऑसिलेटर, इट्स अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू चेंज डीसी टू एसी। इसमें डीसी दी थी हमने शुरू में, कैपेसिटर को डीसी से चार्ज किया था, और जो आउटपुट आ रही है उसमें करंट वेरिएबल है, साइन फंक्शन की तरह वेरी कर रही है, मतलब वो ऑल्टरनेटिंग है। तो डीसी को एसी में चेंज करना हो तो वी कॉल द डिवाइस एज ऑसिलेटर, एसी को डीसी में चेंज करना हो तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो ये ऑसिलेटर है, डीसी को एसी में चेंज कर रहा है। बिकॉज आपके घर में बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो सिर्फ डीसी पे चल सकती हैं, बहुत सारी ऐसी भी हो सकती है जो सिर्फ एसी पे चल सकती है, डीसी को ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक कौन सी करेंगे डीसी को? जिसमें कैपेसिटर लगा है, बिकॉज कैपेसिटर्स ब्लॉक डीसी। और ऐसे भी अब जैसे ये है,
तो ये डीसी मोटर है, इसमें कैपेसिटर भी लगाया हुआ है। तो कैपेसिटर तो डीसी को ब्लॉक करता है। तो फिर कैपेसिटर तो ब्लॉक कर देगा ना डीसी को। बिकॉज हाँ, बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती है जहाँ पे दोनों चाहिए होती हैं, तो जो चाहिए हो उस हिसाब से पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। जब डीसी मोटर पढ़ेंगे तो इसका रोल भी पढ़ लेंगे, बिकॉज डीसी मोटर अगेन सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए डीसी मोटर क्या होती है। कैपेसिटर कैन सप्लाई बर्स्ट ऑफ एनर्जी, तो बर्स्ट ऑफ एनर्जी उसको मिलेगी नहीं। आप कभी भी देखोगे ना, अगर आपके फैन का कैपेसिटर वीक है तो फिर वो डंडे से स्टार्ट होता, जैसे कार धक्का मार के स्टार्ट होती है, तो कैपेसिटर डंडे, पंखा डंडे से स्टार्ट होता, थोड़ा सा घुमा दो फिर चल पड़ेगा। हाँ, वो मेरे को कहते हैं नमिश चलाता है एक डंडे से पंखा, पता नहीं कौन सा। प्लास्टर तो नहीं लगा, बैंडेज है। प्लास्टर लगना है, वो तो कई बार वैसे भी ठीक हो जाता है मेरे ख्याल से। 3 हफ्तों के लिए। एक स्टेप से उसका पैर स्लिप किया था, मतलब ज्यादा गिरी भी नहीं, पता नहीं कैसे इतनी चोट लगी उसके। पैर मुड़ गया होगा उसका। बिकॉज मैंने उसे देखा था, वो यहाँ से तो खड़ी हो गई थी, फिर नीचे जाके बैठ गई मेरे ख्याल से। एक बार तो वो स्टेयर्स उतर के चली गई थी अपने आप। हाँ, फिर ऊपर नहीं चढ़ा गया। अब मतलब जैसे एक स्टेप पे थी तो उसका पैर स्लिप किया ऊपर, मतलब एक स्टेप से नीचे वाले स्टेप पे उसका बैलेंस भी बन गया था, ऐसे गिरी नहीं थी बहुत बुरी तरह। तो मे बी ट्विस्ट हो गया होगा एंकल। सेकेंड राइट, बन गया डायग्राम। स्कूल में आता है, मतलब इतने डायग्राम्स बनाने, पेपर में तो कंसेप्ट ही आएगा, कंपटीशन में तो। सेकेंड राइट, initially at t is equals to 0, initially at t is equals to 0, the energy is stored in, initially at t is equals to 0, the energy is stored in electric field between the plates of capacitor. Energy is stored in electric field between the plates of capacitor and is given by q square by 2c, and is given by q square by 2c. When no source of EMF is connected, the capacitor begins to discharge. The capacitor begins to discharge and current begins to flow. Capacitor begins to discharge and current begins to flow. Thus, induced EMF is generated. Thus, induced EMF is generated in the coil, which will oppose the growth of current, which will oppose the growth of current. As L and C are in parallel,
Potential difference across the two ends. As L and C are in parallel, potential difference across the two ends always remains same. Therefore, as capacitor discharges, the rate of growth of current also decreases. As capacitor discharges, rate of growth of current also decreases. आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ ली मैथ्स में? बिकॉज इसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं. तो लास्ट में जो हमारी इक्वेशन बन रही है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी जीरो, तो मैथ्स में आप इसका सोल्यूशन पढ़ोगे. इस सेल इसका जो मैथमेटिकल सोल्यूशन आएगा दैट विल बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा डी प्लस फाइव. कि अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे. तो मैथ्स में भी इस तरह की इक्वेशंस पढ़ोगे आप. Rate of growth of current also decreases. At time t is equals to t by 4. Capital T is time period of oscillation. At t is equals to t by 4, the capacitor is fully discharged and current in the inductor is maximum. Capacitor is fully discharged and current in the inductor is maximum. The electrical energy is converted into magnetic energy half LIm square, where Im is the maximum value of current, half LIm square, where Im is the maximum value of current. With no potential difference across the ends. Current in the inductor begins to decrease. But it will not reduce to zero instantly. Current in the inductor begins to decrease, but it will not reduce to zero instantly. As inductor opposes the decay of current, as inductor opposes the decay of current, thus capacitor starts getting charged. Thus capacitor starts getting charged in opposite direction. Capacitor starts getting charged in opposite direction, with lower plate positive and upper plate negative. Capacitor starts getting charged in opposite direction with lower plate positive and upper plate negative. In time t is equals to t by 2. Current in inductor reduces to 0. Current in inductor reduces to 0 and magnetic energy is again converted into electrical. The same process is repeated. As capacitor discharges, again, but the current now flows in opposite direction.
but the current now flows in opposite direction. Thus, electrical oscillations are set up. Thus, electrical oscillations are set up. And the charge on plates of capacitor and the charge on plates of capacitor varies simple harmonically. इसका मतलब क्या होता है सिंपल हार्मोनिकली? हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं? हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्क क्या था? हार्मोनिक फंक्शंस तो पढ़े हैं आपने मैथ्स में? नहीं पढ़े? साइन और कॉज, और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहे तो सिंपल हार्मोनिक, और साइन और कॉज का लीनियर कॉम्बिनेशन। आदित्य को आता है, उसको नींद आ रही है आज बहुत। किससे दुख रहा है? कोल्ड है। कौन बताएगा? अधिराज ने बताना था, अधिराज। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉज। यार मैथ्स पढ़ते हो, क्या कर रहे हो? सिस फंक्शन पढ़ा नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है साइन और कॉस का। ई रेज टू बाय ओटा ओमेगा डी कॉस ओमेगा डी प्लस एओटा साइन ओमेगा डी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉस से भी कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी कर सकते हो, ई रेज टू बाय ओटा ओमेगा डी से भी। यहाँ ई रेज टू बाय ओटा थीटा पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? ई रेज टू बाय ओटा एक्स ओटा थीटा कुछ भी, बट मैथ्स में पढ़ा है आपने। So you can read next. The energy associated. The energy associated with a circuit at any instant is. The energy associated with a circuit at any instant the sum of is the sum of electrical and magnetic energy is the sum of electrical and magnetic energy. That is, if Q is the charge at any instant and I is the current, then total energy is its total energy is constant. So dE by dt should be 0. Because ये SHM की इक्वेशन थी। And omega is 2 pi f.
So F is 1 by 2 pi under root LC. समझ में आया कंसेप्ट सारा कि पहले एक बारी कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, वंस कैपेसिटर इज चार्ज, बैटरी हटा दी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. Once the capacitor begins to discharge, current begins to flow in inductor. As the capacitor charge on capacitor decreases, potential difference across its ends decreases. The rate of growth of current also decreases. Once the capacitor is fully discharged, the current in the inductor is maximum, but not अगर current maximum हो गई तो di by dt will be zero, so no EMF is induced. The current should fall to zero, but it cannot fall to zero instantly because inductor opposes decay of current. तो जब तक धीरे धीरे current zero होगी, the capacitor gets charged in opposite direction. Once the capacitor is charged in opposite direction, तो फिर reverse process. कि अगर पहले हमने शो किया था clockwise current flow कर रही है, तो after half cycle it flows in anti-clockwise direction. So ये बोर्ड का आर्टिकल है. नेक्स्ट इज जो बोर्ड में नहीं आता पर कंपटीशन में यही आता है, आरएल सर्किट. RL circuit. The resistance and inductor connected in series. RL circuit. इसमें रिजल्ट्स याद रखने इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं आएगी बिकॉज बोर्ड में नहीं है. RL circuit. It is a combination of resistor and inductor connected in series. Resistor and inductor connected in series. When the source of EMF is connected, the current in the circuit will increase. But it will not be linear growth as inductor opposes the change in current similarly. When the source of EMF is removed. Similarly, when the source of EMF is removed, the decay of current will also be non-linear. LR बना. अगर हम पहले की K1 को प्रेस करें K2 को तो करंट ग्रो करेगी. K2 को ओपन कर दें, K1 को क्लोज करें तो करंट डिक्रीज करेगी. तो दो केस करने हैं हमने. वन इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, अदर इज डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट.
So first you write growth of current in LR circuit. Growth of current in LR circuit. As shown in the figure, we press the key K1. As shown in the figure, we press the key K2, K2 है नीचे. We press the key K2 so that source of EMF is connected in the circuit and current begins to flow. Kirchhoff's loop equation. Kirchhoff's loop equation क्या बनेगी? When current begins to grow. ये नेट EMF है. Applied minus induced. And net EMF is equals to current into resistance. Because again we are assuming inductor की अपनी कोई resistance नहीं है. तो E minus LdI by dt is equals to IR. अब करंट ग्रो करना शुरू करेगी तो इनिशियली करंट कितनी थी? T is equals to 0 पे जब प्रेस किया था अभी बस 0 एंड फाइनली इट विल एक्वायर सम वैल्यू I नॉट. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E माइनस LdI by dt माइनस IR. ऐसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम. मतलब इट मीन्स द सेम ओनली. यहां से I की वैल्यू निकाल सकते हो सॉल्व करके. E की टर्म्स में नहीं चाहिए. हम कह सकते हैं कि एज करंट ग्रोज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू I is equals to I naught. तो di by dt will be 0. मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम. जब करंट मैक्सिमम है तो di by dt 0 हो जाएगा. वैसे भी हमें पता है कि करंट मैक्सिमम है तो फिर अपोजिंग फोर्स हट जाएगी. अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे E माइनस 0 तो E is I naught R. Substitute 2 in 1. I naught R minus LdI by dt is equals to IR. Or you can say I minus I naught into R ये इक्वेशन मैंने इंटीग्रेट कर सकते हो. इसको इंटीग्रेट करो, फाइंड द रिजल्ट. I की वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन
यही आएगी, माइनस हाफ एल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज लिमिट्स नहीं है हमारे पास। C1 कैसे निकालेंगे? बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन इज दैट एट t is equals to 0 I is equals to 0, तो t is equals to 0 पे I को 0 पुट कर दो, C1 की वैल्यू आ जाएगी, उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो एंड I निकालो। यूज बाउंड सब्स्टिट्यूशन ही तो किया। एक स्टेप और लिख लो यार। वही तो किया है। ये तो आपको मैथ्स वालों को तो आसान लगेगा जब मैथ्स में पढ़ लोगे, अभी चाहे थोड़ा लग रहा हो कि क्या किया। So use boundary condition. करो सॉल्व, क्या आया? एक्सपोनेंशियल में बननी है इक्वेशन लास्ट में। I is equals to I naught 1 minus e raised to power minus r by l into d। लॉग इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन? लॉग इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन? कुछ भी लॉग, लॉग माइनस एक्स इज माइनस लॉग एक्स या प्लस लॉग एक्स? क्या लें? तो फिर कैसे सॉल्व किया? यहाँ तो आप आई को जीरो पुट किया तो आपके पास आ गया लॉग माइनस आई नॉट। ऊपर नेगेटिव साइन को उठा के सॉल्व किया। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, लॉग आई नॉट माइनस आई इज आर बाई एल इंटू टी प्लस C1। वैसे मैथ्स में नॉर्मली अगर ना पता हो तो हम उसको ऑड लेके चलते हैं, लॉग माइनस एक्स को माइनस लॉग एक्स। हो गया सॉल्व सबका? तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। टी इक्वल्स टू 0 पे करंट कितनी है? 0। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, टी इन्फिनिटी है ये फंक्शन 0 हो जाएगा, टी इन्फिनिटी है तो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आई नॉट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी, बिकॉज टी इज इन्फिनिटी पे जाके आई नॉट होगी। हमारे पास ये रिजल्ट आया। अगर मैं पूछूं टी इज इक्वल्स टू एल बाय आर पे आई कितना होगा? अगर टी की वैल्यू एल बाय आर है, टी की वैल्यू 2.716, वन अपॉन 2.716। ये वैल्यू रट्टा मारना। टी इज इक्वल टू एल बाय आर को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, और इसको डिफाइन करते हैं टाइम इन विच द करंट इन इंडक्टिव सर्किट इंक्रीजेस टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए 0.632 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर को 1 या -1 करना होता, तो टी को एल बाय आर पुट कर दिया। इस डायमेंशंस में जेई मेंस में कोई क्वेश्चन भी पूछा था एल बाय आर के डायमेंशंस बताओ, तो उसमें सॉल्व नहीं करना था टाइम, बिकॉज वो टाइम कांस्टेंट है, तो एल बाय आर के डायमेंशंस वही होंगे जो टाइम के हैं। आप सॉल्व करोगे तो भी वही आएंगे। तो एल बाय आर का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम का आता है, बिकॉज एल क्या था? एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एल बाय आर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, एल को मैं लिख सकता हूं ई अपॉन डी आई बाई डी टी। आर इज रेजिस्टेंस इज ई एम एफ अपॉन, तो टाइम का आ गया फॉर्मूला, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। मतलब एल बाय आर इज टाइम कांस्टेंट, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो टाइम का है। ई कैंसिल हो गया, डी आई कैंसिल हो गया, तो डी टी ऊपर आ जाएगा। So you can write T is equal to L by R is called T is equal to L by R is called time constant of the circuit. It is defined as time in which current in LR circuit increases to 63.2% of its maximum value. Next is decay of current. Decay of current. Once the current reaches its maximum value, once the current reaches its maximum value, once the current reaches its maximum value, the source of EMF is removed and current begins to decay. Current begins to decay with battery removed and key K1 pressed. डायग्राम देखो, बैटरी रिमूव्ड एंड की K1 प्रेस्ड। तो ऊपर वाला की प्रेस कर दिया, K2 ओपन, K1 प्रेस्ड।
द किरचॉफ्स लूप इक्वेशन विल बी, बैटरी हटा दी तो किरचॉफ्स लूप इक्वेशन क्या बनेगी? पहले क्या बनाई थी? ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। ई हटा दिया तो ई को जीरो पुट कर दो, माइनस एल डी आई बाई डी टी एम एफ होगी और करंट आई आर, डी आई अपॉन आई किसके इक्वल आ गया? माइनस आर बाई एल, इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन लॉग आई, C2 की वैल्यू निकालनी है तो बाउंड्री कंडीशन T इज इक्वल टू जीरो पे करंट कितनी थी? डिके है तो इनिशियली करंट मैक्सिमम है, T इज इक्वल टू जीरो, I इज इक्वल टू आई नॉट, सब्सटीट्यूट करें तो T को जीरो पुट कर दिया, I को आई नॉट, तो C2 इज लॉग आई नॉट, इसको वापस सब्सटीट्यूट कर दो, तो you get log I by I naught is एंटी लॉग लेंगे तो T की वैल्यू L by R, तो I is equals to पॉइंट 368 I नॉट। तो एक ये रिजल्ट याद रखना, डिके ऑफ करंट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट बतानी होगी तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, तो जो ग्रोथ वाली इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट करना है, और रेट ऑफ डिके ऑफ करंट बतानी है तो डिके वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज इज डी आई बाई डी टी। तो रेट ऑफ ग्रोथ बताना है तो जो ग्रोथ की इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट कर दो, रेट ऑफ डिके ऑफ करंट बताना है तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो ऐसे बन जाएगा ग्राफ, टी इज टू एल बाई आर पे अगर डिके है तो 0.368 आई नॉट, अगर ग्रोथ है तो 0.632 आई नॉट। उसी ग्राफ के ऊपर मतलब सेम पे ही दोनों बना लो, जैसे इसको हम कह देते दिस इज ग्रोथ, दिस इज डिके ऑफ करंट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डिके, इसमें आई जीरो कब होगा? डिके में, जब टी इन्फिनिटी हो जाएगा। आप कैपेसिटर को सॉल्व करोगे ना, कैपेसिटर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर,
कि कैपेसिटर के साथ हमने रेजिस्टर लगा दी, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला बनेगा। सिमिलर फॉर्मूला बनेगा मतलब जैसे इसमें हमारे पास ये दो फॉर्मूले बने, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा और डिस्चार्जिंग में ये फॉर्मूला। तो इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल की पावर 1 या -1 चाहिए। तो आरसी, तो मतलब आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो टाइम का। अब इस पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था बोर्ड में, व्हाई कैपेसिटर्स शुड बी हैंडल्ड केयरफुली इवन इफ देयर इज नो करंट। बिकॉज डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला ये है, आपने कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर दिया, उसको फुली डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो अगर आपने सर्किट से रिमूव करके भी रखा है, 1 घंटे से वो पड़ा है बाहर, उसके प्लेट्स को टच करोगे तो करंट लगेगी, बिकॉज वो डिस्चार्ज नहीं हुआ अभी। तो कैसे डिस्चार्ज करते हैं? उतार के शॉर्ट कर देते हैं उसके दोनों टर्मिनल्स को। तो वो इस फॉर्मूले के कारण है कि कैपेसिटर टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू डिस्चार्ज। सिमिलरली अगर इंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, इट विल रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके का कंसेप्ट होता क्या? पहले कभी पढ़ा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके? केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। केमिकल काइनेटिक्स, रेट हाफ लाइफ निकाली थी जिसमें, और आपने लिखा होगा n/n0 इज हाफ रेज टू पावर n, कि अगर हाफ लाइफ के अंदर रेट ऑफ एक्टिविटी हाफ हो जाती है एक हाफ लाइफ में, तो 2 हाफ लाइफ में इट बिकम्स 1/4, 3 हाफ लाइफ में 1/8। तो आपने ऐसे शायद कुछ फॉर्मूला लिखा होगा ना केमिस्ट्री में, से R1 इज R0 इंटू हाफ रेज टू पावर n, ऐसे करके शायद कुछ लिखते थे। ये ऑल कहाँ यूज होता है? फिजिक्स में, रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल डिके। और ये आता कहाँ से है कंसेप्ट? मतलब सबसे पहले किसने कंसेप्ट दिया था एक्सपोनेंशियल डिकेज का, और लॉजिक क्या लिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड का कंसेप्ट क्या था? अच्छा, एक जनरल अगर हम बात करें, एक साल में जलंधर में ज्यादा लोग मरेंगे या पंजाब में? पंजाब में। पंजाब में या इंडिया में? इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में? क्यों? यही रदरफोर्ड का कंसेप्ट था, जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा मरेंगे। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, या किसी भी चीज की जैसे डिके मोड्स है, रेट एक्टिविटी भी डिके मोड्स पे डिपेंड करती है, तो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि अनडिकेड लोग कितने हैं। उसने कहा जितने ज्यादा जिंदा लोग होंगे उतने ज्यादा मरेंगे। तो अगर मैं लूं कि जिंदा लोग n है किसी इंस्टेंट पे, तो मरने की रेट यही होगी, dn/dt, and this is always proportional to n। वैसे कितने लोग मरते हैं रोज वर्ल्ड में? 25 लाख ऑन एन एवरेज। तो सुबह उठ के थैंक यू कह दिया करो भगवान को कि हम जिंदा उठ गए फिर से। उन 25 लाख में हमारा नंबर नहीं आया। सो dn/dt is equals to minus lambda n। dn/n इज, ये हो गया डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, नेगेटिव साइन हो गया कि नंबर कम हो रहा है। तो dn/n इज माइनस लैम्डा dt। log n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, log हटाया तो एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं। और इसका फायदा रहता है बिकॉज एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब है कोई भी चीज हमेशा खत्म नहीं होने वाली,
और कार्बन डेटिंग में हम इसी का यूज करते हैं, बिकॉज कोई भी एलिमेंट एक बार अर्थ पे आ गया, इट इज नॉट गोइंग टू एंड, जीरो कभी नहीं होगा। हाफ लाइफ का मतलब यह है 100 है तो एक हाफ लाइफ में 50 रह गए, 50 है तो अगली हाफ लाइफ में 50